Good morning, students. How are you all? कैसे चल रही हैं स्टडीज? सही सर। सही चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं। ओके, मुझे बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन में अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसमें किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो पहले वो प्रॉब्लम डिस्कस कर लो, फिर हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। आज चैप्टर ओवर होने वाला है। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। सर मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन से तो नहीं पूछ सकते, एक क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से था, वेस्टिंग असेट्स क्या होता है? वेस्टिंग असेट्स, बेटा देखो हमारे कुछ ऐसे असेट्स होते हैं जैसे कोल माइंस। हमने कोई कोयले की माइन परचेज कर ली या लीज पे ले ली गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट से लीज पे ले ली। लीज पे लेना एक तरह से रेंट बेसिस पे लेना, ठीक है ना। उसके अलावा ऑयल वेल्स होते हैं, यस और नो? ऑयल वेल्स होते हैं, गोल्ड माइंस होती हैं। इनसे हम क्या करते हैं? कोल माइन से कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल वेल से क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, गोल्ड माइन से हम गोल्ड निकालते हैं। सिंपल सी बात है। तो जितना इन माइंस में से या वेल्स में से हम कोल, गोल्ड या ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उतनी हम असेट्स को क्या कर लेते हैं? यूटिलाइज कर लिया उतना हमने असेट्स को। बोलो यस और नो। ऑयल वेल्स में से मान लो हमने 1000 लीटर ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो उतना ऑयल ये अज्यूम किया जाता है कि उतना ऑयल अब हम कंज्यूम करेंगे, तो मतलब कि उतना ऑयल जितना हम कंज्यूम करने वाले हैं वो वेस्ट हो गया, मतलब कि वो वेस्टिंग असेट्स में काउंट हो जाता है। तो ऑयल वेल्स, गोल्ड माइंस, कोल माइंस, ये कौन सी कैटेगरी में आती हैं? ये वेस्टिंग असेट्स की कैटेगरीज में आती हैं। तो देयर आर सम असेट्स फ्रॉम विच सम आइटम इज एक्सट्रैक्टेड, सम आइटम इज एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड यानी डिग करके, जैसे कोल माइन और गोल्ड माइन में से तो डिग करके हम खोद के निकालते हैं वहाँ से। और ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जहाँ भी मिलता है ऑयल। मेनली हमारे कहाँ मिलता है? सी एरियाज में मिलता है ऑयल। समुद्र की गहराई से एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल्स को। ऑयल जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो समुद्रों की गहराई से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीन्स लगती हैं वहाँ पर। तो जो कोल माइंस हैं, गोल्ड माइंस हैं, ऑयल वेल्स है, ये आपकी आती हैं वेस्टिंग असेट्स की कैटेगरी में। बोलो इसके अलावा और कुछ? नो सर। नथिंग। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है हमारा 6.20, इलिस्ट्रेशन नंबर है हमारी 16। इलिस्ट्रेशन है हमारी 16। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेचर ऑफ अकाउंट बताना है। हमने अभी कौन सी अप्रोच पढ़ चुके हैं? हम अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच। तो उसके अकॉर्डिंग जो 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं, दैट इज असेट्स अकाउंट्स, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। वो नेचर हमें बताना है। एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और ये बताना है कि कौन सा अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। मतलब कि मान लो नेचर ऑफ अकाउंट आता है, एक आता है असेट अकाउंट और एक आता है लायबिलिटी अकाउंट। अगर असेट अकाउंट रेज हो रहा है तो असेट अकाउंट डेबिट होगा, सिंपल सी बात है। और लायबिलिटी अकाउंट भी रेज हो रहा है तो लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होगा, लाइक दैट। क्लियर है? यस। तो 9 ट्रांजेक्शंस आर देयर इन द क्वेश्चन। 9 ट्रांजेक्शंस आर देयर इन द क्वेश्चन। तो हम सॉल्यूशन का फॉर्मेट बना लें। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन का कॉलम बना लो या पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लो। ट्रांजैक्शन या पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लो। उसके बाद जो अकाउंट्स हमारे इन्वॉल्व हैं, अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, देन नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट, जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे उनका कुछ नेचर भी होगा, ठीक है ना। नेचर के बाद उसको क्या बताना है? उसमें क्वेश्चन में बोला है स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये फॉर्मेट बन गया सॉल्यूशन का।
ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। तो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए? एक तो कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। बोलो, बात आ गई समझ में? एक तो कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। यस सर। कैश हो गया हमारी असेट अकाउंट, असेट्स अकाउंट की नेचर का है, और कैपिटल तो कैपिटल नेचर का ही है, कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट इंक्रीज हुआ ना, तो इंक्रीज क्या होगा? कैश अकाउंट हम डेबिट करेंगे 5 लाख रुपीज से, और कैपिटल अकाउंट भी तो इंक्रीज हुआ, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 5 लाख रुपीज से। बोलो, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। 20,000 के गुड्स हमने परचेज किए। तो सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी या बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि द गुड्स इन विच द ऑर्गेनाइजेशन डील्स, इफ सच गुड्स आर परचेज्ड देन सच परचेजेस विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। यानी उनको हम परचेज क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। लेकिन असेट्स की परचेज को हम परचेजेस नहीं मानते, उसको हम असेट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? याद है ना सबको? यस सर। यस तो परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स लिख रहा है यानी जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डील करता है। तो यानी एक तो आ गया आपका परचेज अकाउंट, एक तो आ गया आपका परचेज अकाउंट, और एक आ गया आपका कैश अकाउंट, क्योंकि गुड्स हमने कैश बेसिस पे परचेज की हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब परचेज अकाउंट आपका क्या है? एक्सपेंस। यस और नो? यस सर। यस सर। अब ये मत सोचना कि परचेज आपकी असेट है, असेट नहीं है, गुड्स। अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी ट्रीटेड एज करंट असेट। जो गुड्स ईयर एंड में अनसोल्ड रहेगी गोडाउन के अंदर, तो ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और उसको करंट असेट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं तो वो हमारी परचेजेज हैं, ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन सकता है। जो गुड्स ड्यूरिंग द ईयर बेचे हैं उनकी कॉस्ट का पार्ट बन सकता है। तो परचेज अकाउंट इज एन एक्सपेंस बाय नेचर, और कैश अकाउंट ये तो असेट नेचर का है ही। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होंगे 20,000 रुपीज से, 20,000 रुपीज से, और असेट रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट होगी 20,000 रुपीज से। बोलो, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। थर्ड पॉइंट, थर्ड ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर ₹25,000। गुड्स ही परचेज किए हैं, तो एक तो हो गया आपका परचेज अकाउंट, और क्योंकि रघुवीर से परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट लिख दिया। अगर ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखता, केवल ये लिख देता परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर, तो भी उसको हम क्रेडिट ही मानते परचेज। बोलो यस और नो? जब पार्टी नेम गिवन होता है और फॉर कैश नहीं लिखा होता तो वो क्रेडिट बेसिस पे परचेजेस होती हैं, सिखाया था मैंने आप लोगों को। यस सर। तो एक तो हो गया आपका परचेज अकाउंट और एक हो गया आपका क्रेडिटर अकाउंट। अब क्रेडिटर का नाम अवेलेबल है तो एक हो गया रघुवीर अकाउंट, रघुवीर अकाउंट। अब परचेज अकाउंट नेचर एक्सपेंस और रघुवीर अकाउंट नेचर लायबिलिटी। रघुवीर को पेमेंट करेंगे हम फ्यूचर में। बोलो क्लियर है ना? अमाउंट कितना है? 25,000 इज द अमाउंट। एक्सपेंस इंक्रीज किया, डेबिट 25,000, लायबिलिटी इंक्रीज किया, क्रेडिट 25,000। ट्रांजैक्शन नंबर फोर्थ, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फैंसी फर्नीचर हाउस फॉर ₹1,50,000 ऑन क्रेडिट। अब बोलो गुड्स परचेज किए हैं या फर्नीचर परचेज किया है? फर्नीचर परचेज किया है। क्वेश्चन में अगर हमें ये बता देता कि वी आर फर्नीचर डीलर, वी आर डीलिंग इन फर्नीचर, तो मैं कहता बेटा परचेज अकाउंट डेबिट होगा।
परचेज अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा, इट मीन्स फर्नीचर इज आर फिक्स असेट। तो एक तो आ गया आपका फर्नीचर अकाउंट, और क्योंकि फैंसी फर्नीचर हाउस से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किए हैं, तो एक आ गया आपका फैंसी फर्नीचर हाउस अकाउंट। हाउस अकाउंट, फर्नीचर क्या है? बाय नेचर असेट, और ये क्या है आपकी लायबिलिटी। कितने के परचेज किए थे? 1,50,000। इंक्रीज इन असेट डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। आई होप समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. ट्रांजैक्शन नंबर फिफ्थ ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। गुड्स सेल किए हैं कैश बेसिस पे 30,000 रुपीज के। तो एक तो आ गया आपका कैश अकाउंट, और क्योंकि गुड्स सेल किए हैं तो दूसरा आ गया आपका सेल्स अकाउंट। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. अगर हमने फर्नीचर सेल किया होता तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं करते, फिर हम फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करते। अगर हमने कोई फिक्स असेट सेल की होती तो हम फिक्स असेट अकाउंट क्रेडिट करते, क्योंकि सेल्स अकाउंट, सेल्स में क्या शामिल होते हैं? सेल्स रेफर टू द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन विच द ऑर्गेनाइजेशन डील्स for a price. Sales refers to sale of goods or services for a value या for a price by the business organization. Such goods or services are those goods or services in which the organization deals, जिसमें organization deal करता है। तो यहाँ पर हमने गुड्स सेल किए हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर है ना? अब 30,000 के कैश बेसिस पे गुड्स सेल किए हैं तो कैश अकाउंट हो गया आपका असेट नेचर का, और सेल्स अकाउंट हो गया आपका, बोलो, रेवेन्यू या इनकम नेचर का। रेवेन्यू या इनकम नेचर का। क्लियर है ना? Yes, sir. इंक्रीज इन असेट्स 30,000 डेबिट, और इंक्रीज इन इनकम या रेवेन्यू 30,000 क्रेडिट। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. शुभो, तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ट्रांजैक्शन नंबर है 6th, सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000। युवराज को क्रेडिट बेसिस पे 50,000 के गुड्स सेल किए हैं। तो एक तो आ गया आपका युवराज अकाउंट। सर युवराज अकाउंट क्यों आएगा? क्योंकि युवराज इज अ डेटर, युवराज हमारा डेटर है तो युवराज अकाउंट आएगा। युवराज हमारा डेटर है तो युवराज अकाउंट तो आएगा ना। बोलो। The persons or business organizations to whom goods or services has been sold by the business organization on credit basis are known as our debtors. तो युवराज को क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किए हैं तो एक तो युवराज अकाउंट आ गया, और एक आ गया आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। अब कितने के गुड सेल किए हैं? 50,000 रुपीज के। अब मुझे बताओ, युवराज डेटर है असेट बाय नेचर, और सेल्स अकाउंट रेवेन्यू और इनकम बाय नेचर। ठीक है ना? कितने के सेल किए थे? 50,000 रुपीज के। तो इंक्रीज इन डेटर्स यानी इंक्रीज इन असेट 50,000 डेबिट, और इंक्रीज इन रेवेन्यू दैट इज इनकम 50,000 क्रेडिट। 50,000 क्रेडिट। बोलो समझ में आ गया ये? Yes, sir. Now 7th transaction, कैश पेड टू रघुवीर 20,000। रघुवीर से देखो हमने ऊपर परचेज किए थे गुड्स 25,000 रुपीज के। यस और नो? रघुवीर Yes, sir. से Yes, sir. हमने गुड्स ऊपर परचेज किए थे 25,000 रुपीज के। मुझे बताओ 20,000 फुल सेटलमेंट में दे रहे हैं या केवल 20,000 का पेमेंट कर रहे हैं? फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है क्या?
No, sir. नो। No, sir. तो अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ तो क्या हम अज्यूम कर लें कि ये फुल सेटलमेंट में पेमेंट हो रहा है? No, sir. नो सर, हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि ये 20,000 हमने फुल सेटलमेंट में दे रहे हैं और 5,000 हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ऐसे हम अज्यूम नहीं कर सकते। वो जब लिखेगा स्पेसिफिकली कि पेमेंट ऑफ ₹20,000 मेड टू रघुवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, जो भी उसको ड्यू अमाउंट है 25,000 ड्यू है, 20,000 फुल सेटलमेंट में हमने पेमेंट कर दिया तो 5,000 फिर हमारे डिस्काउंट्स रिसीव हो जाते हैं, जो हम जर्नल चैप्टर में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना उसकी। तो अगर फुल सेटलमेंट में नहीं लिखा हुआ तो वी कैन नॉट अज्यूम द सेम, हम ये मानेंगे कि नॉर्मल हमने केवल उसको 20,000 का पेमेंट किया है और 5,000 आर स्टिल ड्यू टू हिम। क्लियर? तो यहाँ पर रघुवीर को पेमेंट किया है तो एक तो रघुवीर अकाउंट, और पेमेंट किया है तो कैश गया, एक आ गया आपका कैश अकाउंट। ठीक है ना? रघुवीर क्या था? लायबिलिटी था, और कैश असेट। सर रघुवीर लायबिलिटी कैसे हो गया? अरे रघुवीर से गुड्स परचेज किए थे ना क्रेडिट बेसिस पे, तो रघुवीर लायबिलिटी तो था बाय नेचर, क्रेडिटर बन गया था ना हमारा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब पेमेंट किया 20,000 का, लायबिलिटी हमारी, हमने 20,000 का पेमेंट किया, लायबिलिटी हमारी रिड्यूस की, रिडक्शन इन लायबिलिटी विल बी डेबिटेड, और असेट रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन इन असेट्स विल बी क्रेडिटेड। क्लियर है ना? Yes, sir. ट्रांजैक्शन नंबर 8, कैश रिसीव्ड फ्रॉम युवराज ₹15,000। देखो युवराज हमारा डेटर था, ही इज अ डेटर, ही इज अ डेटर, उससे हमें 15,000 रिसीव हुए, तो बोलो एक तो कैश अकाउंट आ गया हमारा क्योंकि 15,000 रिसीव हुए हैं, और एक आ गया हमारा युवराज अकाउंट। इंक्रीज इन असेट, कैश तो असेट नेचर का है और युवराज भी डेटर है तो असेट नेचर का है। इंक्रीज इन असेट 15,000 डेबिट और डिक्रीज इन असेट 15,000 क्रेडिट। ट्रांजैक्शन नंबर 9, ट्रांजैक्शन नंबर 9, पेड रेंट ₹10,000। रेंट बुक करो, एक्सपेंस हुआ है, रेंट का पेमेंट किया है, तो एक तो आ गया आपका एक्सपेंस अकाउंट यानी रेंट अकाउंट, और एक इसमें इन्वॉल्व हो गया कैश अकाउंट, क्योंकि पेमेंट किया है 10,000 रुपीज़ का तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। रेंट क्या है हमारा? एक्सपेंस, और कैश अकाउंट असेट। इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिटेड 10,000, डिक्रीज इन असेट या रिडक्शन इन असेट क्रेडिटेड 10,000। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. इस चैप्टर की कंप्लीट कर लेना इलिस्ट्रेशंस आज, इस चैप्टर की इलिस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लेना आज, यही आज का होमवर्क है। और कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वो भी आपको करने हैं। उनमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आप कल मेरे से पूछोगे। Yes, sir. सर इस चैप्टर के नोट्स जल्दी दे दूंगा, पहले सेकंड चैप्टर के मैंने 10 पेजेस के नोट्स दिए हैं आपको, पहले वो तो कंप्लीट कर लो, पहले वो तो कंप्लीट करो, ठीक है ना? Yes, और sir. फिर हाँ बेटा बोलो। सर ये जो इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन थे मैंने ना होमवर्क वाली कॉपी में कर दिए, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आगे से ध्यान रखो, मैंने तुम्हारे 2 रजिस्टर बनवाए हैं, एक तो नोट्स रजिस्टर और एक क्वेश्चन आंसर रजिस्टर। तो जो क्वेश्चन आंसर हैं वो क्वेश्चन आंसर रजिस्टर में करो तो बेटर है। अभी हो गया तो कोई बात नहीं, वो पेजेस फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ कर लिया कोई बात नहीं, ठीक है ना? अच्छा, जो अनसोल्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा वो आप क्वेश्चन आंसर रजिस्टर में मत करना, वो प्रैक्टिस रजिस्टर जो एक रफ रजिस्टर बनवाया ना मैंने आप लोगों से, Yes, sir. Yes, sir. वो उसमें करना, Yes. वो उसमें करना, ताकि कुछ मिस्टेक्स हो जाएं या कुछ क्वेरीज हों तो आप उसको फिर कट करोगे, और कट करने का बेटा तरीका सीख लो। मान लो मेरे को लिखना था सीता, मैंने ऐसे लिख दिया, SITA होता है ना सीता की स्पेलिंग, मैंने लिख दिया SATA,
अब कट करना है तो बेटा बस सिंगल लाइन से कट करो, ये मत करना पता ही नहीं लगने दूंगा लिखा क्या था। अगर किसी बच्चे की ये हैबिट है तो ये हैबिट अभी से छोड़ दो, अभी से छोड़ दो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप आने वाले हो बोर्ड क्लास के अंदर जहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे, तो वहाँ पे वो नीट एंड क्लीन वर्क की डिमांड करते हैं एग्जाम के अंदर। तो कट करना है तो सिंपल एक लाइन से कट करो बस, ऐसे भी अलाउड नहीं होता, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। जब हम प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम्स देते हैं, जैसे फ्यूचर में आप में से कोई बच्चा कहता है सर मैं सीए करूँगा, कोई बच्चा कहता है सर मैं सीएस करूँगा, तो अगर प्रोफेशनल कोर्स करने आगे जाके प्रोफेशनल डिग्री लेनी है तो उसकी हैबिट अभी से आप लोगों की बन जाए तो बेटर है, ठीक है। तो जो अनसोल्ड क्वेश्चंस करोगे वो कहाँ करोगे? प्रैक्टिस रजिस्टर में। प्रैक्टिस कॉपी। वो फेयर रजिस्टर लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने पहले ही कहा था 70-80 रुपीज़ का रफ रजिस्टर आता है 300-400 पेज का, उसमें कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहीं चेक कर लूँगा, मैं उसी में चेक कर लूँगा। और आज न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर में, बोलो क्या न्यूज़ आई है आप लोगों के लिए आज? सर अभी तक तो पढ़ा ही नहीं पेपर। 12th के वो बोर्ड दो टर्म में कर दिए ना 50-50%। बेटा वो तो सीबीएसई की है, आप आरबीएसई बोर्ड के हो, वो तो पुरानी न्यूज़ है, वो तो कल की न्यूज़ है। आज न्यूज़ ये आई है कि शायद 15 जुलाई से आप लोगों के स्कूल्स ओपन हो सकते हैं 9th to 12th स्टैंडर्ड तक के, 9 से लेके 12th क्लास तक के स्कूल्स ओपन होने के चांसेस हैं 15 जुलाई से। अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, ये न्यूज़ है आज की, ठीक है। चलो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन है इलिस्ट्रेशन नंबर 17। इलिस्ट्रेशन नंबर 17, ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। वो कह रहा है कि हमें एक टी शेप अकाउंट ओपन करना है फर्नीचर के लिए और एप्रोप्रिएट साइड में इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ध्यान रखना वो ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड होंगी अगर वो फर्नीचर अकाउंट से बिलोंग करती हैं तो। अगर ट्रांजैक्शन लिख दी, बनाना है आपको फर्नीचर अकाउंट, ट्रांजैक्शन में अगर ये लिख दिया परचेज कंप्यूटर फॉर ₹50,000, तो क्या कंप्यूटर की परचेजेस फर्नीचर अकाउंट में आ सकती हैं क्या? नो सर। नहीं आ सकती। तो ध्यान रखना एग्जाम में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट बनाना है टी शेप का, तो अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया हुआ है, ये लो, ये हमारा हो गया टाइटल फर्नीचर अकाउंट। ये होगी हमारी डेबिट साइड एंड दिस इज आवर क्रेडिट साइड। क्योंकि अभी हम लेजर चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहे, हम केवल 4 कॉलम बना रहे हैं। ऑन बोथ साइड्स 2 columns आर देयर, 1 column इज पर्टिकुलर्स and second column is amount. ये आपका फर्नीचर अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। अभी हम क्योंकि अगेन रिपीट कर रहा हूँ लेज़र चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं लेज़र पोस्टिंग का, अदरवाइज यहाँ पर 4 कॉलम्स आते हैं ऑन ईच साइड, यानी ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड 4 कॉलम्स विल बी देयर। फर्स्ट कॉलम इज डेट, second column is particulars, third column is journal folio and fourth column is amount। अब बात ये आ जाएगी कि अगर मैं चारों कॉलम बना दूंगा तो तुम क्वेरी रेज करोगे क्लास में कि सर जर्नल फोलियो क्या होता है, वो क्वेरी आ जाएगी। तो वो क्वेरी मैं अभी रेज नहीं करना चाहता क्लास में, अभी हम केवल अकाउंटिंग इक्वेशन के पर्पस से बस इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट है फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹20,000। मुझे पहले बताओ कि फर्नीचर का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ फर्नीचर? एसेट। सर असेट। वेरी गुड सर, फर्नीचर का नेचर असेट है, यानी अगर इंक्रीज इन फर्नीचर होगा तो इधर आएगा डेबिट साइड, और अगर डिक्रीज इन फर्नीचर होगा तो क्रेडिट साइड आएगा। क्लियर है ना? यस सर। फर्स्ट पॉइंट है परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000, तो बस आप लिखो यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, और अमाउंट जो है वो अमाउंट कॉलम में लिख दो 20,000।
आई थिंक शायद बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है टू बैंक अकाउंट, लिखा है क्या सॉल्यूशन में? नेक्स्ट पेज पे देखना, लिखा है ना टू बैंक अकाउंट। अभी No, आपको sir. वो क्या लिखा हुआ है बुक में, क्या लिखा हुआ है? टू कैश टू कैश लिखा है। टू बैंक अगर लिखा होता तो यानी पेमेंट जो किया 20,000 का वो चेक से किया, और टू कैश लिखा है मतलब कि पेमेंट लिक्विड कैश में किया, यानी नकद नारायण गिनाए सामने वाले को जिसने हमें फर्नीचर सेल आउट किया है, उसे कैश हम काउंट करवा के आए हैं 20,000 रुपीज़। तो अभी हम टू और बाय के उस रूल में नहीं जाएंगे, हमें केवल ये बताना है कि जो ट्रांजैक्शंस हमें गिवन है क्वेश्चन में वो फर्नीचर अकाउंट में किस साइड लिखी जाएंगी। अब डेबिट साइड में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, लिखते क्या है मैं बताता हूँ। टू से लिखते हैं डेबिट साइड में जब भी पोस्टिंग, ये हम क्या कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं। जो लिखा है ना उसने टू कैश अकाउंट, ये क्या हो रही है, ये फर्नीचर अकाउंट में लेज़र पोस्टिंग हो रही है। तो क्योंकि अभी हमारा लेज़र पोस्टिंग का चैप्टर नहीं चल रहा, इसलिए मैंने क्या लिखवाया, पॉइंट नंबर 1 फर्नीचर परचेज अमाउंट कॉलम में 20,000 रुपीज़। अगर एग्जाम में मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ आपको यूनिट टेस्ट के अंदर, तो आपको टू एंड बाय लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप केवल इतना मुझे बताओगे कि फर्नीचर अकाउंट में या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में मैंने जो भी अकाउंट डिमांड किया होगा उसमें अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो किस साइड लिखा जाएगा, और पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ऐसे लिख दो, और उस ट्रांजेक्शन की थोड़ी सी डिटेल लिख दो, जैसे यहाँ पे हमने लिखी फर्नीचर परचेज्ड। क्लियर है? यस सर। सेकेंड पॉइंट है फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग ₹5,000। सेल किया है तो फर्नीचर रिड्यूस होगा और रिडक्शन इन असेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो फर्नीचर सोल्ड 5,000 रुपीज अमाउंट कॉलम में लिख लो। क्लियर है? थर्ड पॉइंट फर्नीचर अगेन परचेज्ड, परचेज ऑफ फर्नीचर कितना है, 8,000 रुपीज। 8,000 आप अमाउंट कॉलम में लिख दो। उसके बाद है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर ₹2,500, यानी हमारा कोई टूटा फूटा फर्नीचर था, ओल्ड फर्नीचर था, जैसे घर में होती है ना, कोई चेयर थी उसका एक पैर टूट गया, या टेबल थी वो कहीं से क्रैक हो गई, अब हम उसको यूज़ नहीं करना चाहते तो हम एक बार उसको ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर हम घर में कबाड़ का सामान रखते हैं, जो कभी कबाड़ी आएगा तो उसको हम सेल आउट कर देंगे, रखते हैं ना ऐसे चीज़ें हम। यस सर। तो यहाँ पर हमारा कुछ फर्नीचर खराब हो चुका है, उसको डिस्कार्ड कर दिया 2,500 रुपीज़ में, तो फर्नीचर डाउन होगा ना इससे। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आएगा ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, यानी हमने उसको सेल आउट कर दिया कितने में, 2,500 रुपीज़ में। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय ₹2,000। तो मैंने आपको बताया था कि फिक्स असेट को हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं तो उस असेट की वैल्यू में रिडक्शन होता है ड्यू टू वियर एंड टीयर। मतलब कि असेट घिसती है धीरे धीरे, असेट की वैल्यू धीरे धीरे डाउन होती जाती है। तो फिक्स असेट, जो टेंजिबल फिक्स असेट्स हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल बताए थे ना मैंने, यस सर। जो टेंजिबल फिक्स असेट्स हैं अगर उनकी वैल्यू में रिडक्शन आता है तो दैट रिडक्शन इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसके लिए यूज करेंगे? फॉर द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स असेट्स। और सर अगर इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू में रिडक्शन आता है तो, इंटेंजिबल फिक्स असेट्स की वैल्यू में रिडक्शन आता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं। तो अभी मुझे बताओ फर्नीचर टेंजिबल है या इनटेंजिबल? सर टेंजिबल। टेंजिबल है सर, फर्नीचर हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो टेंजिबल है। तो फिफ्थ पॉइंट ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना है अमाउंट? 2,000 रुपीज़। अब ये क्या है, हम लेज़र अकाउंट बना रहे थे। अगर इसको लेज़र पोस्टिंग के अकॉर्डिंग बनाएं तो हम कैसे लिखेंगे?
देखो अब समझाता हूं थोड़ा सा। फर्नीचर अकाउंट, जब हमने फर्नीचर परचेज किया 20,000 रुपीज़ का, तो बोलो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए? एक तो फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट, यस और नो? यस सर। यस सर। फर्नीचर इंक्रीज हुआ तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में, और कैश डिक्रीज हुआ तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 रुपीज़, कैश अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। जब भी डेबिट साइड में पोस्टिंग करते हैं किसी लेजर अकाउंट के, तो वर्ड कौन से वर्ड से स्टार्ट करते हैं? टू से। और क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करते हैं तो स्टार्ट होता है बाय से। ध्यान रहेगा ये? यस सर। यस सर। उसके बाद सेकंड पॉइंट था फर्नीचर सोल्ड। फर्नीचर अगर सेल किया 5,000 रुपीज़ का, तो कैश आया ना हमारे पास। एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ और एक फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। कैश इंक्रीज कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर डिक्रीज कर रहा है तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय कैश अकाउंट 5,000 रुपीज़। समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद थर्ड पॉइंट था अगेन फर्नीचर परचेज, तो हमने यहाँ लिख लिया टू कैश अकाउंट। फर्नीचर परचेज किया था 8,000 रुपीज़ का। उसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन में फर्नीचर डिस्कार्ड किया था, तो बाय कैश अकाउंट ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर ₹2500। और लास्ट था डेप्रीसिएशन, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 3,000 रुपीज़। सर डेप्रीसिएशन क्यों डेबिट किया? डेप्रीसिएशन क्यों डेबिट किया आपने? डेप्रीसिएशन क्या है? एक्सपेंस है ना। इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड और डिक्रीज इन असेट विल बी क्रेडिटेड। तो फर्नीचर अकाउंट को तो क्रेडिट कर दिया और डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट किया, क्योंकि इंक्रीज इन एक्सपेंस है। बोलो बात आगे समझ में? यस सर। अच्छा, अब ये काम करने के बाद हम क्या करते हैं? देखो आपके डेबिट साइड का टोटल कितना है? 28,000, 20 + 8 28,000। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 5 + 2 + 2 9,500। तो बेटा 28,000 में से 9,500 लेस कर लो, 18,500 आएगा। यस सर। ये यहां पर हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन 18,500। सर ये आपने क्या किया? इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग। यानी फर्नीचर अकाउंट का ये देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 18,500 रुपीज। समझ में आ रहा है? यस सर। सर ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? या तो डेबिट हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट की दो साइड है, एक तो डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। तो बैलेंस या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। मुझे बताओ एक्सेसिव साइड कौन सी है? डेबिट साइड एक्सेसिव है ना? यस सर। तो ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। ये क्या है? डेबिट बैलेंस है। तो सर इसको क्रेडिट साइड में क्यों लिखा है? ताकि दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल हो जाए, ताकि दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा है। क्रेडिट साइड में लिखा है इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना। जो साइड एक्सेसिव होगी उसके अपोजिट साइड में जो अमाउंट शॉर्ट होगा वहां पे लिखेंगे, तभी तो दोनों साइड का टोटल इक्वल होगा। बात आई समझ में? यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सर इसने तो फोर्थ पॉइंट के अंदर सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो बुक में तो फोर्थ पॉइंट के अंदर उसने फर्नीचर डिस्कार्डेड के लिए लिखा है बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड। बेटा जो अकाउंट होता है, जैसे मान लो अगर आप बना रहे हो कैश अकाउंट, हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट का डेबिट साइड है और ये कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड है। तो कैश अकाउंट में कभी भी ऐसे नहीं आएगा टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या कैश अकाउंट क्रेडिट बाय कैश अकाउंट। ये क्या कभी पॉसिबल हो सकता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मुझे बताओ कैश अकाउंट ही डेबिट हो रहा है
डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है, मान लो आप एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, कैश अकाउंट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? 10,000 ही तो आपने डेबिट किया और 10,000 ही क्रेडिट कर दिया, कोई इफेक्ट पड़ा क्या कैश अकाउंट के ऊपर? नो सर। नो सर। जस्ट लाइक अगर अभी भी आपको बात समझ में नहीं आ रही तो मान लो मेरे राइट हैंड साइड की पॉकेट में 500 रुपीज़ का नोट है, मैंने राइट हैंड साइड की पॉकेट से निकाला और उसको लेफ्ट हैंड साइड की पॉकेट में डाल लिया, क्या मेरे पास करेंसी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है? मैं सेम लेवल पे ही रहा, सर सेम लेवल। सेम लेवल पे। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, वही बात यहाँ पर हो रही है कि आप 10,000 डेबिट भी कर रहे हो कैश अकाउंट में और 10,000 क्रेडिट भी कर रहे हो कैश अकाउंट में। अरे फर्क क्या पड़ा? ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। तो एक्चुअल में वो लेज़र पोस्टिंग नहीं कर रहा, वो तो केवल ये बता रहा है, जैसे मैंने कहा था कि बेटा अभी हम लेज़र पोस्टिंग चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हमें केवल ये बताना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट होगी और कौन सी ट्रांजैक्शन फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट होगी, दैट्स ऑल। अभी हमें लेज़र पोस्टिंग के रूल्स यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं करने। क्लियर है? यस यस सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 18th। ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ आवर क्रेडिटर संजय एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द प्रॉपर साइड। संजय, उसने बता दिया कि संजय हमारा क्रेडिटर है, तो संजय अकाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट, तो फर्स्ट कहाँ रिकॉर्ड करोगे? इस साइड ना, परचेज गुड्स, परचेज्ड गुड्स कितने के? 40,000 रुपीज के। बोलो कोई डाउट है क्या? संजय हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर का नेचर क्या होता है? लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। यस सर। सेकेंड, पेड टू संजय 25,000, लायबिलिटी में रिडक्शन हुआ तो पेमेंट मेड, पेमेंट मेड 25,000, रिडक्शन इन लायबिलिटी विल बी डेबिटेड, विल बी डेबिटेड। थर्ड पॉइंट है अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट, परचेजेस ऑन क्रेडिट, अमाउंट कितना है? 16,000। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। फोर्थ है आपका गुड्स रिटर्न टू संजय फॉर ₹2,000। ये जो संजय से दो परचेजेस की थी हमने 40,000 एंड 16,000 की, इन दोनों में से किसी एक में 2,000 की गुड्स ऐसे थे जो हमें पसंद नहीं आए, तो वो हमने रिटर्न कर दिए। बोलो रिटर्न करेंगे तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी या नहीं होगी? होगी। होगी। यस सर होगी। तो रिटर्न्ड गुड्स, रिटर्न्ड गुड्स टू संजय 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज। पेड टू संजय 20,000, पेमेंट मेड 20,000। अब इसके बाद हमें क्या करना है? वही टोटल देखो, यहां पर कितना हो रहा है? 56,000 और यहां पे कितना हुआ? 20, 20, 40, 47,000। ठीक है ना? यस सर। तो Yes, sir. 56 माइनस 47, 9,000 का बैलेंस आ गया। यहां पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और टोटल आमने सामने आएगा सेम रो में। रजिस्टर में डिफरेंट रोज होती है ना आपकी, तो टोटल जो आएगा वो बिल्कुल आमने सामने आएगा, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, सेम रो के ऊपर। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। इलिस्ट्रेशन नंबर 19th। Illustration number 19th. Put the following on the proper side of debtors account, creditors account and cash account. हमें एक तो बनाना है debtors account, एक बनाना है हमें creditors account, और एक बनाना है हमें कैश अकाउंट। डेबिट साइड
क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। देखो एग्जाम में जब आप करोगे तो पर्टिकुलर अमाउंट वो दो कॉलम तो बनाने हैं आपको दोनों साइड, क्योंकि यहाँ पर हम केवल पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहो तो मैं भी बना देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे मत कर देना रफ वर्क जैसे मैं पढ़ाते समय कर रहा हूँ। पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम बनाओगे और टाइटल भी दोगे, ठीक है ना? यस सर। फर्स्ट एंट्री है सोल गुड्स फॉर कैश। सोल गुड्स फॉर कैश, अगर कैश बेसिस पे गुड्स सेल होते हैं तो एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ और एक सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, तो बताओ कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सर केवल कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे ना। तो फर्स्ट यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट में, डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि कैश इंक्रीज हुआ, गुड्स सेल किए ऑन कैश बेसिस, तो कैश इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन कैश यानी इंक्रीज इन असेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट 25,000। तो ये आ गया सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, अमाउंट है आपका 25,000। बोलो समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सोल गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। अब एक्स कौन हो गया हमारा? डेटर। डेटर हो गया। यस सर। तो Yes, sir. एक्स अकाउंट में यानी डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट अमाउंट कितना आएगा? 40,000। क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ भी लिखना चाहो, अगर आप यहाँ भी लिखना चाहो, अगर आपको अब समझ में आने लग गया तो क्या मैं लिख दूं यहाँ पर भी टू सेल्स अकाउंट, अगर समझ में आ रहा है तो? सर सेल्स अकाउंट क्यों लिख रहे हो आप? क्योंकि गुड्स सेल किए हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डील करता है वो तो सेल्स अकाउंट में लिखे जाएंगे ना। तो दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हुए थे? एक तो कैश अकाउंट, एक सेल्स अकाउंट। इंक्रीज इन असेट डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया और इंक्रीज इन रेवेन्यू या इंक्रीज इन इनकम सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, तभी तो जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। यहाँ पर एक्स अकाउंट डेबिट हुआ है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा सेम अमाउंट से 40,000 रुपीज से। सी पॉइंट देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स कितना? 28,000। 28,000 एक्स से कैश रिसीव हुआ। एक्स कौन है? डेटर है ना। डेटर है, डेटर से ही रिसीव होता है बेटा। क्रेडिटर को तो हम पेमेंट करते हैं, क्रेडिटर तो हमसे पैसा लेके जाता है, डेटर हमें पैसा देता है। तो हमने 28,000 रिसीव किया, तो बोलो इंक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन डेटर। इंक्रीज इन कैश टू एक्स अकाउंट 28,000 और डिक्रीज इन डेटर बाय कैश अकाउंट 28,000। बोलो समझ में आ गया? यस सर। यस सर। परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट 22,000। तो गुड्स परचेज किए वाई से, वाई क्या हो गया? क्रेडिटर। वाई क्रेडिटर हो गया। अब गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा और वाई अकाउंट क्रेडिट होगा, तो बाय परचेज अकाउंट अमाउंट 22,000। क्लियर है? यस सर। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश। अगर कैश बेसिस पे गुड्स परचेज किए हैं तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा ना, क्योंकि गुड्स कैश बेसिस पे परचेज किए हैं। सर परचेज तो वाई से किए ना, लेकिन वाई से तो किए हैं लेकिन क्रेडिट बेसिस पे नहीं किए ना, तो वाई अकाउंट का तो कोई रोल ही नहीं है। एक तो आया आपका परचेज अकाउंट, एक आया आपका कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में हम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में कितना जाएगा? कैश अकाउंट में अमाउंट कितना है? 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज। अब वो कह रहा है पे टू वाई 15,000। वाई को पेमेंट किया तो डिक्रीज इन लायबिलिटी टू कैश अकाउंट। 15,000 का पेमेंट किया तो 15,000 तो ये, और कैश अकाउंट में बाय वाई अकाउंट 15,000। बोलो समझ में आ गया? यस सर। अब करना क्या है? बैलेंसिंग करनी है। 40 में से 28 गए, 12,000 यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस कैरी डाउन। टोटल आमने सामने बिल्कुल 40,000 एंड 40,000। यहाँ पर 22,000 टोटल आ रहा है इस साइड
और यहाँ पर ओनली आ रहा है 15,000, तो यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 22 माइनस 15 7,000 22,000 आमने सामने, ये अकाउंट भी हो गया हमारा बंद। यहाँ पर कैश अकाउंट में देखो, क्या कैश हमारा कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? बोलो, क्या कैश कभी नेगेटिव हो सकता है? मुझे बताओ, क्या तुम अपनी पॉकेट में ऐसे कभी दिखा सकते हो कि सर देखो मेरी पॉकेट में 500 रुपीज नेगेटिव पड़े? नो सर। नो सर, या तो पॉजिटिव होगा और या फिर बिल्कुल भी कैश नहीं होगा हमारी पॉकेट में, दो ही सिचुएशन हो सकती है। यस सर। तो ध्यान रखना, कैश अकाउंट का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, कैश अकाउंट का ऑलवेज क्या होगा? डेबिट बैलेंस। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है ना? तो 25 प्लस 28 53,000 हो गया, ठीक है। 53 में से 15 प्लस 8 कितना होता है? 23। 53 में से 23 लेस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ जाएगा? 30,000 30,000 और 53,000 टोटल यहाँ पर भी लिख दो। ये हो गया आपका क्वेश्चन। चेक कर लेना सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे, कोई गलती तो नहीं हुई हमसे? सॉल्यूशन चेक कर लेना। यस सर। मैच हो रहा है ना? अब आपकी लास्ट इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 20 करवा दूं? बोलो। यस सर। क्लास तो है नहीं तुम्हारी अभी और कोई, और मेरी नेक्स्ट क्लास होगी 9 बजे, तो 10 मिनट है हमारे पास, तो कर लेते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। यस सर। लास्ट क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 20। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रोप्राइएटर्स कैपिटल अकाउंट, यानी हमें ओनर का अकाउंट बनाना है, तो सिंपल कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट केवल प्रोप्राइएटर का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। अप्रैल 1, अरे तो डेट भी दे दी, तो डेट का भी कॉलम बना लो। ठीक है, 2015 अप्रैल 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000। 75,000 उसने बिजनेस में लगाए, बिजनेस के पास 75,000 कैश आया, तो एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया इस ट्रांजैक्शन में, और दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा? बोलो, कैपिटल अकाउंट। तो इंक्रीज इन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड ऑन द, बोलो कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर 2015 अप्रैल 1 हम क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट 75,000 रुपीज। बोलो, सबको समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट डेट है जून 17। विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000। 10,000 के उसने ड्राइंग्स की हैं पर्सनल यूज के लिए, 10,000 रुपीज निकाले, तो ड्राइंग्स की ना? बोलो। यस सर। हाँ सर, ड्राइंग्स की। तो वैसे तो जब ड्राइंग्स करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो जो अमाउंट है वो हम ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करते हैं, वो हम ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करते हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर ड्राइंग्स अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस होगी। ये मैंने सिखाया था सेकंड चैप्टर में। यस सर। तो अभी हमको, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करनी है, तो 2015 जून 17। अब देखो, दो ट्रांजैक्शन होंगी। पहली ट्रांजैक्शन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स इंक्रीज कर गई और कैश डिक्रीज कर गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर दिया। पहली ट्रांजैक्शन तो ये होगी। बोलो, समझ में आई? यस सर। सेकेंड, ईयर एंड में क्या करेंगे? ड्राइंग अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा।
10,000 रुपीज से, और ड्रॉइंग्स अकाउंट क्योंकि क्लोज हो जाएगा तो ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 रुपीज से। बोलो ये दो ट्रांजैक्शन समझ में आई क्या? ये दो जर्नल एंट्री समझ में आई? अब देखो ड्रॉइंग्स अकाउंट यहां पर तो डेबिट हुआ और यहां पर क्रेडिट हुआ, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट तो क्लोज हो गया, खत्म हो गया। यस सर। रह क्या गया? कैपिटल अकाउंट डेबिट रह गया और कैश अकाउंट क्रेडिट रह गया। कैपिटल अकाउंट डेबिट रह गया, कैश अकाउंट क्रेडिट रह गया सेम अमाउंट से। तो इसने क्या किया है सॉल्यूशन में, यहां पे इसने लिखा है टू कैश अकाउंट, अमाउंट कॉलम में लिख दिया 10,000 और ब्रैकेट में यहां लिख दिया ड्राइंग्स, ब्रैकेट में यहां लिख दिया ड्राइंग्स। बोलो समझ में आया ये कि ये क्या हुआ? बुक में सॉल्यूशन में ये टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में ड्राइंग्स लिखा है, वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ। समझ में आया? यस सर। यस एक्चुअल में ये क्वेश्चन यहाँ नहीं देना चाहिए था, पर दे दिया तो कोई बात नहीं, कर लेंगे हम। जुलाई 31 को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 13,000 रुपीज का। मुझे बताओ लाइफ इंश्योरेंस कभी बिजनेस का हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। बिजनेस कोई नेचुरल पर्सन है क्या जिसका लाइफ इंश्योरेंस होगा? तो ये लाइफ इंश्योरेंस किसका हुआ है? प्रोप्राइएटर का, प्रोप्राइएटर का। Yes, sir. और प्रोप्राइएटर ने अगर अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रखा है तो इसका बिजनेस से कोई रिलेशन है क्या, या ये उसके पर्सनल खर्चे हैं? सर पर्सनल। पर्सनल है तो क्या है? ड्राइंग्स है ना। यस सर। तो जुलाई डेट है 31, अगेन हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट और लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दैट इज ड्राइंग्स, और अमाउंट है आपका 13,000 रुपीज। बोलो समझ में आ गया? यस सर। सितंबर 25 को वो कह रहा है सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹15,000 एट 5% प्रॉफिट एंड ब्रॉट इनटू बिजनेस ऑन द सेम डेट। प्रोप्राइएटर के पास 15,000 की इन्वेस्टमेंट थी, वो उसने 5% प्रॉफिट पे सेल कर दी, तो 15,000 का 5% कितना होगा? 750 रुपीज। यस सर। 750 प्रॉफिट पे सेल की है तो सेल प्राइस कितना हो गया? 15,750। अब ये sir. प्रोप्राइएटर की पर्सनल असेट्स थी, इसको बेच के जो पैसा आया वो बिजनेस में ले आया। कब लेके आया? सितंबर 25 को। क्या लिखूंगा? बाय कैश अकाउंट कितना? 15,750। बोलो समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। लास्ट ट्रांजैक्शन है लॉस फॉर द ईयर 5,000, लॉस फॉर द ईयर दिसंबर 31 को, क्योंकि कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर था, नहीं ये नहीं कह सकते कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर था, लेकिन क्योंकि दिसंबर 31 को वो कह रहा है लॉस फॉर द ईयर, तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कैलेंडर ईयर ही फाइनेंशियल ईयर था। और क्योंकि ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, लिखा था ना फर्स्ट ट्रांजैक्शन में स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000, यस और नो? यस सर। तो बेटा किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो 12 मंथ्स या लेस देन 12 मंथ्स का हो सकता है, लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हर फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का ही होगा। बात आई समझ में? ये सेंटेंस समझ में आया? अगर मान लो हम कैलेंडर ईयर को फाइनेंशियल ईयर ट्रीट कर रहे हैं और मैं 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ का होगा? ओनली 6 मंथ्स का, यस सर। ठीक है ना। लेकिन सेकेंड ईयर, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर वो तो पूरे 12 मंथ्स का होगा, 1 जनवरी से लेकर दिसंबर 31। तो ये इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है और इसने अप्रैल 1 से बिजनेस स्टार्ट किया था, तो पहला फाइनेंशियल ईयर जो कि कैलेंडर ईयर है वो केवल और केवल कितने महीने का होगा? 9 मंथ्स का होगा। यस सर। तो इस साल में इसको लॉस हुआ 5,000 का। लॉस से कैपिटल इंक्रीज होगी या रिड्यूस होगी? सर रिड्यूस। रिड्यूस होगी। तो लॉस कैलकुलेट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे लॉस और 5,000 यहाँ पर पोस्ट करोगे।
बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. अब करना क्या है, टोटल लगाओ 75 प्लस 15 90,750 और यहाँ का टोटल 13 प्लस 5 18 18 प्लस 10 28 90,750 में से 28,000 आप लेस कर लो, 750 तो आपका ये आ गया और 8 62,750। इसी डेट Yes, पे sir. यहाँ पर लिखो टू बैलेंस कैरी डाउन 62,750 आमने सामने टोटल 9750। ये हो गया आपका प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट एंड दैट इज द एंड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर। बोलो कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। No, sir. सबको क्लियर है? शुभो, लेखराज, वंश, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना? तो आज का आपका होमवर्क है इलिस्ट्रेशन नंबर 20 तक ये क्वेश्चंस आप क्वेश्चन आंसर रजिस्टर में करोगे। पायल आपने पहले जो भी क्वेश्चन आपके नोट्स रजिस्टर में कर लिए वो वहाँ रहने दो, रिमेनिंग क्वेश्चन आप क्वेश्चन आंसर रजिस्टर्स में ही किया है, वही मैं आपको बोल रही थी। तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर, मेरे को लगा जैसे आप यहाँ क्लास में कराते थे फिर कहते थे इस वजह से नोट्स में करना होगा। नहीं नहीं नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ किए हैं बस वहीं करते रहो। आपको क्वेश्चन आंसर रजिस्टर में ही करने हैं, अनसोल्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस रजिस्टर में करोगे। ओके सर। ठीक है ना बेटा? दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।